हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरीशंकर अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं रेगुलर यूपीपीसीएल के प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस या उसका मैं हल विशेष रूप से हल बताता हूं। तो उसकी आगे की सीरीज़ में हम पहले 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब आगे की सीरीज़ में हम अगले 25 क्वेश्चनों पर हल पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे के पहले नियम को रेगिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो को फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस को जो को नियम हो, फैराडे का पहला नियम इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत को जो अपघट्य जो को पहला नियम हो उसको फैराडे के नियम का व्यक्त किया जाता है। यानी फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित दो नियम दिए थे। पहला नियम ये व्यक्त करता है जो द्रव्यमान है, यानी हम यहाँ पर द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या है? जेड आई और टी के बराबर है। या एम समानुपाती करें तो एम समानुपाती था आई इंटू टी था, यानी धारा प्रवाहित और समय के समानुपात में था एम उसके, और जेड यहाँ पर एक नियतांक के रूप में है। जेड एक नियतांक के रूप में आया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? बी, यानी जेड आई टी। और यहाँ पर एम है द्रव्यमान, आई है धारा और टी है समय, और जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग रेगिस्तान के द्वारा आविष्कृत किया जाता है। बैटरी में ट्रिकल चार्जिंग की खातर ट्रिकल चार्जिंग खातर आवेशन की धारा अर्थात आवेशन के लिए कितनी होगी? बहुत कम करंट, पूर्ण भार करंट, अधि भार करंट या निम्न। चौथा ऑप्शन है निम्न भार करंट। तो दोस्तों ट्रिकल चार्जिंग के लिए बहुत ही कम करंट की आवश्यकता है, अर्थात इसका आंसर तो ए सही है। लेकिन ट्रिकल चार्जिंग की जाती है क्यों? क्योंकि जब लेड एसिड सेल को लंबे समय तक उपयोग नहीं करती, जब लेड एसिड सेल को मैं लंबे समय तक उपयोग नहीं करते तो उसका क्या है, लेड है ना, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है या प्लेटें हैं वो क्या है, वो सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो इसे इन सिकुड़ी प्लेटों को अर्थात ये प्लेटें सिकुड़ जाती है, और इस दोष को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दोष को क्या कहते हैं? जो ट्रिकल चार्जिंग के लिए जो ये इस दोष को क्या कहते हैं? बैटरी का जो ट्रिकल चार्जिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं? क्यों इसका लेड कड़ा हो जाता है, इसके लिए जो दोष है उस दोष को क्या कहेंगे? हार्ड सल्फेशन, यानी दृढ़ गंधक। तो दृढ़ कठिन हो जाता है उसको चार्जिंग करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसका भू संयोजन अर्थिंग दृष्टि से महत्व है? जो को अर्थिंग है वो मुख्य उद्देश्य की है। अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? मात्र यांत्रिक उपकरणों का बचाव। ओनली यांत्रिक उपकरणों का बचाव होता तो यांत्रिक उपकरणों का बचाव है, लेकिन मात्र नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे ऑप्शन कोई आपने अच्छा लगे तो मापक उपकरणों का बचाव। मापक उपकरणों का बचाव हो सकता है, लेकिन अकेला तो नहीं हो सकता। मानव जीवन और उपकरणों का बचाव, विद्युत प्रतिरोध उपकरणों का बचाव, विद्युत प्रतिरोध का उपकरणों का बचाव, ये नहीं हो सकता। मानव, तीसरा ऑप्शन देखिए, मानव जीवन और उपकरणों का बचाव, ये एक्यूरेट है। तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन फुल पिच वाइंडिंग कितनी होती है? वाइंडिंग तीन प्रकार की होती है, फुल पिच, शॉर्ट पिच और लॉन्ग पिच। जो कि शॉर्ट पिच है, जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी उसकी जो कि पोल पिच है वो कॉइल पिच से कम रह जाती है, कॉइल पिच से कम रह जाती है। और फुल पिच में कॉइल पिच और कॉइल पिच और पोल पिच दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। और लॉन्ग पिच में जो कि पोल पिच है वो कॉइल पिच से ज़्यादा हो जाती है, अर्थात 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, 180 से ज़्यादा हो जाती है। और लगभग मशीनों में कौन सी वाइंडिंग की जाती है? तो वाइंडिंग की जाती है लगभग मशीनों में शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन जो कॉइल पिच बराबर पोल पिच है वही इसका आंसर सही हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर बी सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30,
इन विच टाइप ऑफ वाइंडिंग डू द कॉइल्स ओवरलैप विद ईच अदर। जो कि क्वेश्चन कहना चाहे कि जो ओवरलैप वाइंडिंग कौन सी करे, इमो टाइप कौन सा जो वाइंडिंग में ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप खातर वाइंडिंग देखें, स्क्यू वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग। तो दोस्तों इसकी चेन वाइंडिंग है। चेन तो आपने देखी होगी, साइकिल की चेन एक दूसरे की लास्ट जो कड़ियाँ जुड़ती है वो ओवरलैप कर देती है, इस प्रकार चेन वाइंडिंग इसका आंसर है, सही हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, तीन फेज वाली स्क्वायरल केज मोटर का शुरुआती करंट होता है। तीन फेज की जिसकी मोटर है, जैसे कि स्क्वायरल केज यानी पिंजरा परिणत मोटर है, उसका स्टार्टिंग में यानी शुरुआती करंट कितना होता है। तो शुरुआती करंट दोस्तों देखिए, निर्धारित करंट से कम, ये तो हो ही जाएगा, निर्धारित करंट से कम नहीं होगा, निर्धारित करंट से ज़्यादा होगा। निर्धारित करंट के बराबर ये ना, निर्धारित करंट से 1.5 गुना ये नहीं हो सकता, निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना ये सही है, निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, BIS के अनुसार तीन फेज और न्यूट्रल तारों का क्रमागत रंग, तीन फेजों का जो क्रमागत रंग है, पहला फेज होता है R यानी रेड, दूसरा होता है रेड यानी लाल, दूसरा होता है येलो यानी पीला, तीसरा होता है RYB यानी ब्लू यानी नीला हो गया, और चौथा होता है ये जो न्यूट्रल के लिए होता है वो ब्लैक यानी काला काम में लेते हैं। और इसका आंसर तो ये हो जाएगा लाल, पीला, नीला और काला। और ऑप्शन है क्या दोस्तों, नहीं यही होगा। और अर्थिंग के लिए जो अर्थ वायर है उसका उपयोग करते हैं हरा करते हैं दोस्तों। और BIS की फुल फॉर्म हो जाएगी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रिक इक्यूवेटरों का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक इक्यूवेटरों का उपयोग किया जाता है किम का, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, कृषि फार्म, पोल्ट्री फार्म में उपयोग करना पाएंगे क्या है, इलेक्ट्रिक इक्यूवेटरों का उपयोग क्या हम करते हैं, पोल्ट्री फार्म में करते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और दोस्तों इसका ये बताना इसकी ये पोल्ट्री फार्म होता क्या है, ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बाद में बता दूंगा। अगर आपको दोस्तों ये आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि पोल्ट्री फार्म होता क्या है। एम्पियर की SI इकाई क्या होती है, एम्पियर यानी धारा की SI इकाई, या एम्पियर किसकी इकाई है, यानी धारा किस एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, आवृत्ति हर्ट्ज में मापा जाती है, वोल्टेज जो कि विद्युत वाहक बल है वो वोल्टेज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत कार्यों के लिए किस प्रकार के जूते का उपयोग किया जाए। विद्युत कार्य के लिए जो को विद्युत काम करते हैं व्यक्ति, उसके लिए एक इंसुलेटेड जूते की आवश्यकता होती है। उस जूते का प्रकार पूछा है तो चमड़े सोल युक्त चमड़े के जूते, ये तो बात सही है, जो कि जूता होगा चमड़े का, यानी ये इतना तो ऑप्शन सही है, लेकिन आगे वाला नहीं है। चमड़ी के सील वाले कपड़े के जूते, हमें इंसुलेटेड चाहिए, लेकिन ये कपड़े के और सोल तो चमड़े का हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते तो सही है, लेकिन मोटे सोल वाले ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर ये अगले वाला सही हो जाए कहीं। रबर सोल वाले कपड़े के जूते, रबर सोल वाले इंसुलेटेड से नहीं हो सकते, कपड़े के जूते ये हो नहीं सकते, होने चाहिए चमड़े के जूते, ये तो ऑप्शन गलत, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रम स्विच का उपयोग किया जाता है। ड्रम स्विच का उपयोग किया जाता है बगीचों की प्रकाश व्यवस्था, सड़क की प्रकाश व्यवस्था, सीढ़ियों की प्रकाश व्यवस्था, तो ड्रम स्विच का उपयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में ड्रम स्विच का उपयोग किया जाता है। ड्रम स्विच में ये मतलब इसमें ऐसा होता है कि कुछ लैंप स्टार्टिंग में जले, कुछ लैंप उसके बाद में नंबर वाइज लैंपों की एक श्रृंखला जलने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें ड्रम स्विच उपयोग किया जाता है।
और आजकल तो ये ड्रम स्विच की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्विच प्रयोग करते हैं। एक एसी का फॉर्म फैक्टर, एसी का फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है? 1.61, 2.1, 1.41 या 1.11। तो ये किसी के मान नहीं होते, तो जो ये मान है 1.41, यहाँ पर 4 और आ जाता, तो ये होता है पिक फैक्टर, पिक फैक्टर यानी अधिकतम गुणांक, और इसे कहते हैं क्रेस्ट फैक्टर भी। और जो 1.11 है ये होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को एक नाम और देते हैं जिसे कहते हैं रूप गुणांक, रूप गुणांक भी कहते हैं। और ये जो फॉर्म फैक्टर है वो अनुपात होता है आरएमएस बटे औसत मान का अनुपात होता है, आरएमएस बटे औसत मान का अनुपात होता है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे स्विच की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीडीओ के लाइटिंग सर्किट के लिए प्रयोग किया जाता है, और उनका प्रकार क्या है? जबकि सीडीओ की लाइटिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्ने की वायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्ने की वायरिंग में स्टेयरकेस वायरिंग। और स्टेयरकेस जिन्ने की वायरिंग में एक लैंप को 2 स्थानों से नियंत्रण किया जाता है, और 2 स्थानों से नियंत्रण करने के लिए उसमें 2 स्विच की आवश्यकता है। तो कितने स्विच की? 2 स्विच की। जिस ऑप्शन में 2 दिए वो उनके अलावा गलत है, ये गलत है, ये गलत हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 2 स्विच की आवश्यकता होगी। 2 स्विच में कौन सा होगा? दूसरा तरफ अर्थात द्विपथ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्विपथ। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 नंबर सही है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिकांश की सिंगल फेज मोटर है, अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? तो सिंगल फेज मोटर में देखते हैं ऑप्शन, चेन वाइंडिंग, कॉन्स्ट्रिंग वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग। तो दोस्तों कॉन्स्ट्रिंग वाइंडिंग हो जाएगी, बास्केट वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग। और जो सिंगल फेज मोटर है उसके लिए ये कॉन्स्ट्रिंग वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, और बास्केट वाइंडिंग 3 फेज की मोटरों के लिए प्रयोग की जाती है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती में किस प्रेरित ईएमएफ, जो प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर में जो प्रेरित ईएमएफ उसकी आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक अल्टरनेटर है, उसको जो उसकी प्रत्यावर्ती जो धारा विद्युत वाहक उत्पन्न किया है उसकी ईएमएफ ज्ञात करने की आवृत्ति क्या है? तो उसकी ईएमएफ ज्ञात करने की दोस्तों आवृत्ति का सूत्र देखिए, एफ बराबर होगा Pn/120। ये ऑप्शन जहाँ पर है वही इसका सही हो जाएगा। तो देखिए एफ बराबर 120 ऊपर नहीं आएगा, 120 नीचे आएगा, तो जो 120 ऊपर है उसको गलत कर दीजिए, ये सभी गलत हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों लास्ट में आंसर बच गया, Pn/120 है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना दोस्तों, और लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है और करंट 1 एम्पियर पैदा होती है, तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा? तो बैटरी द्वारा उत्पन्न किया गया बैटरी का जो वोल्टेज है उसकी कितनी होगी? तो दोस्तों V बराबर होता है I इंटू आर। आई और आर को गुणा करेंगे, 40 को 1 से गुणा करने पर 40 ही आता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 40 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, और दोस्तों जिसकी बैटरी एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42, रेगिस्तान की पहचान एंड रूल के द्वारा की जाती है। एंड रूल की जाती है, किसकी पहचान करने के लिए एंड रूल का उपयोग किया जाता है? तो एंड रूल की पहचान करने के लिए दोस्तों चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत सर्किट, चुंबकीय सर्किट, चुंबकीय फ्लक्स, जो को चुंबकीय ध्रुव की ज्ञात करने के लिए एंड रूल का उपयोग किया जाता है। और चुंबकीय ध्रुव को ज्ञात करने के लिए 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? एक तो एंड रूल हो गया दोस्तों, और एक मैक्सवेल का अतेली का नियम होगा। मैक्सवेल का अतेली का नियम होगा। इसके 2 नियम होंगे,
एक चुंबकीय को ध्रुव ज्ञात करने के लिए, इसका आंसर तो दोस्तों ऐसे ही है, चुंबकीय ध्रुव ज्ञात करने के लिए दो नियम काम में लिए जाते हैं, एक तो एंड रूल हो जाएगा और एक हेलिक्स का दाहिने हाथ की हथेली का नियम प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, ISI के नियम के अनुसार दोस्तों, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नियम के अनुसार किसी छत के लिए पंखे की अधिक, इसने पंखे की ऊंचाई पूछी, ऊंचाई होनी कितनी चाहिए जरूरी, 3.15 मीटर, 2.75 मीटर, 2.15 मीटर या 3.75 मीटर। तो दोस्तों AS के अनुसार छत की न्यूनतम ऊंचाई, छत से पंखे की जो न्यूनतम ऊंचाई है जो कि वो होनी चाहिए 2.75 मीटर और अधिकतम होनी चाहिए 3 मीटर। और ये जो दोस्तों ऊंचाई मानक होती है, ये जो ताड़ियाँ लगी होती है, जो पंखे की ताड़ियाँ होती है उस तक मानक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अधिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित कार्यों में कौन अधिक सस्ता और क्षमतावान है। अधिक ऊर्जा के लिए निम्न में से दिष्ट कार्य में से कौन सा अधिक सस्ता और क्षमतावान है। सस्ता भी होना चाहिए, अधिक क्षमतावान होना चाहिए। थ्री फेज दिष्टकारी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 6 डायोड अपनी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य नहीं कर सकते। मर्क्यूरी आरक दिष्टकारी ये हो सकता है, फिर इसको रखते थे। आगे के ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक दिष्टकारी, सेलेनियम दिष्टकारी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी आरक दिष्टकारी। मर्क्यूरी आरक दिष्टकारी अधिक क्षमतावान होता है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर सही। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी दोस्तों। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो दोस्त अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना दोस्तों, और लाइक जरूर बनता है दोस्तों। केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या होती है। केबल में जो कवच वाले तार यानी उपयोगिता क्या आती है उसकी, केबल में कवच वाले तार की उपयोगिता क्या होगी। विद्युत धारा सुरक्षा, तापमान सुरक्षा, यांत्रिक सुरक्षा, वोल्टेज सुरक्षा। जो को कवच अपन प्रयोग करा जो को किसी तार के मायने तो मुख्य उद्देश्य है कि यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने खातिर है। मुख्य उद्देश्य यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने खातिर है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच टाइप ऑफ मोटर इज स्टेबल फॉर ट्रैक्शन वर्क। जिसके ट्रैक्शन वर्क में कौन सी मोटर काम में लिया। ट्रैक्शन वर्क के लिए स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होना चाहिए। उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की इसमें मोटर देखिए दोस्तों कौन सी, कंपाउंड मोटर, DC सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क नहीं होता है स्टार्टिंग, इंडक्शन मोटर का होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से और मोटरों का इससे अधिक होता है। कंपाउंड मोटर का इतना नहीं होता है। जिसकी सीरीज मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, किसी ऐसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का तो दोस्तों VI cos पाई रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। VI रिएक्टिव नहीं, अर्थात ये एक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र है। और 1/VI ये नहीं हो सकता, ये होता ही नहीं है। और VI sin फाई ये होता है, VI sin फाई होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोई हानि नहीं होती उसे कहा जाता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर होता नहीं है, लेकिन ये कल्पना में हो सकता है। तो ये बेरी ट्रांसफार्मर, शौचालय ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर ये ऐसे 2 ट्रांसफार्मर जिसमें हानि का मान 0 होता है, और ये ट्रांसफार्मर होता नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चल कॉइल प्रकार वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है। चल प्रकार के उपकरण को किस सप्लाई पे काम में लिया जाता है। चल प्रकार का यानी मूविंग कॉइल प्रकार का, मूविंग कॉइल प्रकार का AC और DC दोनों में स्पंद मापन आपूर्ति, स्पंद यानी रिपल्स मापन में, पल्सेज मापन में, DC आपूर्ति में, AC आपूर्ति में। तो दोस्तों जो कि AC और DC के मापन के लिए
चल कॉइल प्रकार का नहीं प्रयोग किया जाता। चल की आयरन प्रकार का यानी लोहे प्रकार का जो उपकरण है उसकी मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। एसी और डीसी मापन के लिए वो प्रयोग किया जाता है। स्पंद की मापन खातर अपन ऑसिलोस्कोप प्रयोग करेंगे। डीसी के लिए मापने के लिए प्रयोग करते हैं हम चल कॉइल प्रकार का उपकरण। एसी के लिए तो वही होगा चल लोहा प्रकार का उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम पर टंकाई के लिए किस प्रकार सोल्डरिंग तथा गालक फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम की टंकाई पहली विशेष प्रकार के सोल्डर की आवश्यकता होती है। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, HCl ये प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये कॉपर के पर टंकाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो एरा नंबर 7 है या बेरोजा, एरा नंबर 7 या बेरोजा प्रकार का है उसी का प्रयोग किया जाता है। एरा नंबर 7 है या बेरोजा। और दोस्तों फ्लक्स के लिए ये प्रयोग करते हैं फ्लक्स। और जो सोल्डरिंग वायर है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है, सोल्डरिंग वायर है कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो ये आप दोस्तों इस क्वेश्चन में कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर नहीं आता तो मैं आपको वापस अगले वीडियो में इसका आंसर है बता दूंगा। तो चलो दोस्तों मैं चलता हूँ। आज के क्वेश्चन यही है 50 क्वेश्चन पर चले गए। आगे की सीरीज़ में ऐसे ही लगातार 25 क्वेश्चन लाता रहूँगा जो प्रीवियस पेपर है UPPCL का। और अगर दोस्तों आपको प्रीवियस पेपर को देखना है, लगातार आगे जारी रखना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और पूरा देखना दोस्तों वीडियो, जिससे कि आपको ये पूर्ण देखने पर बड़ा लाभदायक होगा। तो चलो